Hello everyone. So I welcome you all to the lecture of photoelectric effect. चलिए हम समझते हैं लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस को. सो लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस को समझने से पहले हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जानना ज़रूरी है. ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. इसके कंपोनेंट्स को हम देखते हैं. दिस इज एन इवैक्यूएटेड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब. ग्लास ट्यूब है बेसिकली, जिसके अंदर में वैक्यूम मेंटेन किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडिएशंस को अंदर आने के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो लगाई गई है. बाहर में एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, लेट्स से सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है. वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो के जरिए आकर के इस मेटल प्लेट पे पड़ेगी. इस मेटल प्लेट का नाम हमने रखा है सी. ये जो सी वाली मेटल प्लेट है इसे हम कहते हैं एमीटर प्लेट. सो बेसिकली प्लेट सी इज द एमीटर प्लेट. ओके, यहां पे एक और दूसरी प्लेट है, प्लेट ए. इसे हम कहते हैं कलेक्टर प्लेट. दीज टू प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. As you can see कि some potential difference is maintained across these two plates. प्लेट सी और प्लेट ए के अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है वाया एन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स. सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, पर खास बात यह है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये वेरिएबल है. वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. लेट्स से आप 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, इस तरह से जो है वोल्टेज सप्लाई को बदल सकते हो इस वेरिएबल डीसी सोर्स के जरिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम इस वाले पोर्शन की ओर आते हैं. इस पोर्शन को हम कहते हैं कम्यूटेटर. कम्यूटेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्यूटेटर का फंक्शन ये है कि हम इन प्लेट्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसे रिवर्स कर सकते हैं. वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग द कम्यूटेटर प्रेजेंट हियर इन द सर्किट. नाउ किसी भी मोमेंट में, किसी भी समय इन प्लेट्स के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है उसे नापने के लिए हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है इन पैरेलल, ऑब्वियसली. ठीक है, अब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी कर रहे होंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या फोटो करंट चल रहा है उसे मेजर करने के लिए वी हैव माइक्रो एमीटर. माइक्रो एमीटर इसलिए बिकॉज द फोटो करंट इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई. ओके, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस ये है. कमिंग बैक टू द लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. अब हमने इस सेटअप को समझ लिया है. सो लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस ये थे कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहां पे इस मेटल प्लेट पे पड़ती हैं तो बाहर एक्सटर्नल सर्किट में ये माइक्रो एमीटर जो है करंट डिटेक्ट करता है. As soon as the radiation strikes the metal surface, current is detected in the external circuit. What does that mean? इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्लेट से स्ट्राइक करने पे, एमीटर प्लेट से स्ट्राइक करने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स या सिंपली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट. फिर कलेक्टर प्लेट में रिसीव होने के बाद एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो का कारण बनते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज वर द लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस. अब हेल्बॉक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके अगर हम कहें एक और पॉइंट तो वो ये है कि ये जो फोटो एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं रेडिएशन के मेटल सरफेस से स्ट्राइक करने पे, वो हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन में नहीं देखा जाता है. किसी भी मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जरूरी होती है. यदि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट होगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में आता है. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं. इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन में समझेंगे. ओके, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जरूरी है फॉर द गिवन मेटल सरफेस सो एज टू ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड्स. सेकेंड कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये है
कि अलग अलग मेटल की वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। लेट्स से प्लेटिनम, जिंक, इन मेटल्स के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में आता है, वेयर एज जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेट्स से सोडियम, पोटेशियम, इन सब मेटल्स जो है वो विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनके केस में देखने में आ जाता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम आते हैं फाइनली हमारे आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ओर। यही है वो इक्वेशन जिसके कारण आइंस्टीन साहब को 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर अपनी थ्योरी 1905 में दी थी। सो अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स के बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चलिए आते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ओर। तो चलिए बात करते हैं हम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आइंस्टीन ने सजेस्ट किया वो ये था कि जो रेडिएशन एनर्जी होती है, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है बीम ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का। वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हो सकती है, वो विजिबल लाइट भी हो सकती है। सो बेसिकली जब कभी भी रेडिएशन स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पे, तो वो डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म को अज्यूम कर लेता है। तो आपको दिख सकता है यहाँ पे ये डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, इन्हें हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो जब रेडिएशन एनर्जी किसी मेटल सरफेस को स्ट्राइक करती है, उसके साथ में क्वांटा ऑफ एनर्जी मेटल सरफेस को स्ट्राइक करता है, तो वो क्वांटा ऑफ एनर्जी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट हो जाते हैं। बट द कंडीशन इज कि वो क्वांटा ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी है, इट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और ग्रेटर देन इट। तो किसी भी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन में, या आसान शब्दों में क्वांटम में, क्वांटा इज प्लूरल, क्वांटम इज सिंगुलर। तो किसी भी क्वांटम में, किसी भी रेडिएशन की क्वांटम में जो एनर्जी होती है, इट इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी। h हियर इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। हियर न्यू इज द frequency of incident radiation. ओके, तो अगर किसी भी क्वांटम इंसिडेंट रेडिएशन के क्वांटम की एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के एटलीस्ट इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तो ही इलेक्ट्रॉन एमिशन आपको देखने में आएगा। ओके, अब अगर क्वांटम की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो क्या होगा? तो आइंस्टाइन का इक्वेशन हमें इस चीज का जवाब देता है। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई क्वांटम की एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा, एंड दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और के मैक्स विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसे हम फाई नॉट से लिखते हैं। ओके, तो यहां पे ये जो एच न्यू है, एक तरह से आसान शब्दों में अगर हम इस इक्वेशन को याद करना चाहें तो ये है कि इनकमिंग एनर्जी कितनी है, एच न्यू, जो कि क्वांटम की एनर्जी है, उसमें से खर्चा हटा दो, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो जो बच गया हाथ में, जो सेविंग्स है, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो ये है कि मैंने वर्क फंक्शन को डिफाइन करते वक्त कहा था द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द लीस्ट बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन। लीस्ट बाउंड शब्द पे मैंने उस समय भी जोर दिया था और मिनिमम एनर्जी पे उस समय भी जोर दिया था। अब आप इस चीज को समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में बहुत सारे होते हैं, पर हर फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता है। कुछ स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स, कुछ लूजली बाउंड होते हैं तो कुछ थोड़ा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो जो लीस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसे निकालना बहुत आसान होगा, उसको
कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वहां पे खर्चा कम होगा वर्क फंक्शन के जितना। पर कुछ थोड़ा ज्यादा बंधा हुआ हो सकता है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी का खर्चा ज्यादा होगा। तो उस तरह के इलेक्ट्रॉन को निकालने में वर्क फंक्शन से थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इनकमिंग क्वांटम की एनर्जी फिक्स है एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये जो इनकमिंग क्वांटम की एनर्जी वो फिक्स है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लग रही है तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि सेविंग्स कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फॉर द लीस्ट बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको निकालने का खर्चा वर्क फंक्शन के इक्वल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन साहब ने इस क्वांटम का एक स्पेशल नाम रखा, दैट इज फोटॉन। लाइट के एनर्जी पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। ओके, सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम क्वांटम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फोटॉन्स। हर एक फोटॉन की एनर्जी होगी h टाइम्स न्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टर्म हमें समझना है वो है इंटेंसिटी। पहली बात तो हम ये समझे कि इंटेंसिटी, लेट्स से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने रखा हुआ है, यहां पे ये एमिटर प्लेट है। ओके, किसी भी इंस्टेंट पे कुछ इंटेंसिटी से लाइट पड़ रही है। इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। अगर हम इस सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को, सोर्स ऑफ रेडिएशन को यदि हम करीब लाएं तो ये ज्यादा इल्यूमिनेट होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि हम इस सोर्स ऑफ रेडिएशन को दूर ले जाएं तो इस एमिटर प्लेट पे पड़ने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी घट जाएगी। चलिए एक छोटा सा एक्टिविटी करके दिखाता हूं, आप इस पोर्शन पे ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अभी मैं एक और एलईडी चालू करने जा रहा हूं, आप देखिएगा यहां पे इंटेंसिटी बढ़ती है। एज यू कैन ऑब्जर्व इस पोर्शन पे इंटेंसिटी जो है बढ़ गई। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे इंटेंसिटी घट गई। ये आप भी कर सकते हैं, यदि सोर्स ऑफ लाइट को करीब लाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और सोर्स ऑफ लाइट को दूर ले जाएंगे तो यहां पे इंटेंसिटी घट जाएगी। तो आइंस्टाइन साहब के अनुसार इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया। वेरी सिंपल, राइट? आइंस्टाइन थ्योरी में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फंडा आता है, उस पे हम आएंगे। उससे पहले एक और बात पे चर्चा करते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। इस इक्वेशन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। उस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या थी उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे निकाला जाए। सो एज पर द आइंस्टाइन इक्वेशन, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है भैया काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मिनिमम 0 हो सकती है या फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके, लेट्स यूज दैट इंफॉर्मेशन। सो काइनेटिक एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस राइट हैंड साइड में दैट इज h न्यू माइनस फाई नॉट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम इस वर्क फंक्शन फाई नॉट को इस तरह के इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना चाहें, देन वी गेट h न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई नॉट और h न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h टाइम्स न्यू नॉट। The frequency of incident radiation should be greater than or at least equal to this nu naught.
ये न्यू नॉट जो है दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या तो इसके इक्वल हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब हो जाएगा, या फिर इससे बड़ी हो, मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन। इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो न्यू नॉट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से आती है। आप ऑब्जर्व करें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वर्क फंक्शन फॉर द गिवन मेटल दिया होगा फाई नॉट, इट इज इक्वल टू h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ सकता है, चाहे ग्राफ या फिर न्यूमेरिकल। ओके, सो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या होगा अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं? मतलब हमने सर्टेन फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन ले ली है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो चुका है, यहां पे फोटो करंट डिटेक्ट हो रहा है। व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी? कैसे बढ़ाएंगे? या तो हम सोर्स को करीब ला सकते हैं तो इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। आइंस्टाइन साहब के अनुसार इंटेंसिटी बढ़ाना है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ रहा है। तो पहले फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 सेकंड में 5 फोटॉन्स आ रहे थे, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो अब 1 सेकंड में 10 फोटॉन्स आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इसे ध्यान में रखें, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम चलता है। यदि उस फोटॉन में एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होगी या इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एमिट हो जाएगा। यदि उस फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन ही एब्जॉर्ब करेगा। ओके, डन। चलिए, तो मैं बात कर रहा था इंटेंसिटी बढ़ाने की। पहले पर सेकंड 5 फोटॉन आ रहे थे, अब पर सेकंड 10 फोटॉन्स आ रहे हैं। पहले 1 सेकंड में 5 फोटॉन की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे एंड उसके अकॉर्डिंग यहां करंट दिख रहा था। अब 10 फोटॉन्स आ रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से पर यूनिट टाइम, तो अब उसके अकॉर्डिंग ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और यहां पे फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, बट द कंडीशन इज इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। वेव थ्योरी के अनुसार जो वेव्स आती हैं, रेडिएशंस आती है, वो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, अब वेव फ्रंट आ रही है और मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, तो उस वेवफ्रंट की जो एनर्जी है उस मेटल सरफेस पे मौजूद लार्ज नंबर, एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हर इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्मॉल माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी और अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो वेव थ्योरी के अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में घंटों लगने चाहिए। इट शुड टेक आवर्स। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, तुरंत होता है। लाइट पड़ी मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन्स तुरंत एमिट हुए। तो आइंस्टाइन थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए सिर्फ एक ही फंडामेंटल प्रोसेस रिक्वायर्ड है, वो ये है कि भैया फोटोन आकर के मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो वो फोटोन और इलेक्ट्रॉन तुरंत एमिट हो जाएगा। तो यहां पे वेव थ्योरी गलत साबित हो गई और हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी सही साबित हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब समझेंगे एक नए टर्म के बारे में, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय द वेरिएबल V नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, अब आप इस चीज को समझिए। देखिए यहां पे जो हमारा ये एमिटर प्लेट है, ये जो है नेगेटिव पोटेंशियल पे है
लोअर पोटेंशियल पे है, और ये जो कलेक्टर प्लेट ए है वो पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। पर यहां पे हम कम्यूटेटर की मदद से इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे ले जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू और एज कंपेयर टू द एमिटर प्लेट। अब अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट गेटिंग रिपेल्ड, इन पे रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा। क्लियर? हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर की मदद से हमने यहां पे पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। नाउ विल कीप मेकिंग द पोटेंशियल मोर एंड मोर नेगेटिव। लेट्स से पहले -1 वोल्ट था, -2 वोल्ट, -3, -4, -5, इस तरह से हम इस कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को मोर एंड मोर नेगेटिव करेंगे, जिस वजह से यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक करके रिपेल होते जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एक सी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, किसी की कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है और किसी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से ही नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल हो जाएंगे और यहां कलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम मोर एंड मोर नेगेटिव करेंगे मोर एंड मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे करके रिपेल होना शुरू होंगे, यहां पे पहुंचना बंद कर देंगे। तो अब यहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, इस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके तो सर्टेन वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल के लिए हमें पाएंगे कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जा रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी अब वो भी रिपेल हो जा रहा है, अब वो भी कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो फाइनली उस लीस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए, उस V0 वैल्यू के लिए जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, यहां हमारे सर्किट में करंट स्टॉप हो गया, फोटो करंट स्टॉप हो गया। गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। हाउ डू वी डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द कलेक्टर प्लेट। दैट्स इट। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लगाते हैं और हम ये पाएंगे कि Kmax यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E टाइम्स V0। ये हमने शुरुआती चैप्टर्स में पढ़ रखा है एंड दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। इसको हम कंबाइन करेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ और हम ये पाएंगे कि Kmax इक्वल्स h nu minus phi naught। Combining both the equations, we notice that EV0 equals h nu minus phi naught. So basically V0 is equals to h upon E times frequency of incident radiation minus work function upon E. Now this is a very important relation. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस रिलेशन पे बेस्ड होते हैं, इस रिलेशन के ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। सो यू मस्ट लर्न दिस इक्वेशन वेरी वेल, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो यहां पे दो वेरिएबल्स हैं। पहला है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू, दूसरा वेरिएबल है यहां पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V0। आप देख सकते हैं दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। उस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन E, स्लोप ऑफ ग्राफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क फंक्शन, चाहे आप सोडियम मेटल इस्तेमाल करो, सीजियम मेटल इस्तेमाल करो, प्लेटिनम मेटल इस्तेमाल करो, उनके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा, सभी मेटल्स के ग्राफ का स्लोप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज h अपॉन E। ओके अब उस ग्राफ का y एक्सिस पे यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले वर्टिकल एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट होगा, दैट विल बी phi naught अपॉन E। सो दिस इज
intercept on y-axis. These two are very important points. So this is the graph for stopping potential versus frequency of incident radiation. ठीक है, समझते हैं इस ग्राफ को. आप देख सकते हैं कि यहां पे ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, यहां पे मैंने दो मेटल्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स ड्रॉ कर रखे हैं. चाहे कोई भी मेटल हो, सभी मेटल के ग्राफ्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे. क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि स्लोप तो सभी के केस में क्या होना है, इक्वल होना है. स्लोप यानी tan थीटा दैट इज h अपॉन e. तो अगर tan थीटा सभी के केस में h अपॉन e है तो सभी के लिए थीटा भी क्या होगा, सेम होगा. सो V0 वर्सेस न्यू का ग्राफ फॉर ऑल द मेटल्स आर पैरेलल. डन. थर्ड पॉइंट जो हमें यहां पे नोटिस करना है वो ये है कि इस वर्टिकल एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू phi नॉट अपॉन e. तो अगर कोई एक मेटल A है, उसका वर्क फंक्शन लेट्स से phi नॉट A है, तो उसका वर्टिकल एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी phi नॉट A अपॉन e. मेटल B का वर्क फंक्शन ज्यादा है. ध्यान से सुनना, जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका इंटरसेप्ट भी ज्यादा होगा. तो जिसका इंटरसेप्ट कम है मतलब उसका वर्क फंक्शन भी कम है. एंड द इंटरसेप्ट विल हैव वैल्यू phi नॉट अपॉन e. क्लियर है. अब चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे नोटिस करनी है वो ये है कि ये जो V0 वर्सेस न्यू का ग्राफ है वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मेटल ए का ग्राफ जहां पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट कर रहा है वो मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. मेटल बी का ग्राफ जहां कट कर रहा है वो मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. क्लियर है. तो यहां से आप इजीली हर पॉसिबल न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही सही सॉल्व कर भी सकते हैं. आई होप द डाउट्स आर क्लियर और आपको ये कंसेप्ट अब काफ़ी आसान लगने लगा होगा क्योंकि हमने हर पॉसिबल पॉइंट्स को कवर कर लिया है. अब हम अगले वीडियो में आएंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर. सो टिल देन गुड बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.